नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर किसी न किसी नई शख्सियत से हम मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रदीप बिष्ट जी और अल्मोड़ा प्रभारी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पूर्व भी आप हमारे चैनल में आ चुके हैं। आपका हमने यहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, सड़कें, इसको लेकर क्या आपकी सरकार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने उत्तराखंड के विकास में अपने 4 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करा है। आप देखते होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो लगातार मेडिकल कॉलेजों का खुलना, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थितियां दिन रात बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो मेडिकल उपकरण है उसकी भी लगातार हर जगह उनको पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो अभूतपूर्व काम करा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जहां फ्री बुक्स देते ही हैं, वहीं हमने फ्री कॉपी देने का भी वादा करा है और शीघ्रता से वो सब बच्चों को फ्री कॉपी भी मिलेगी। उसके अलावा सरकारी स्कूलों को एक कह सकते हैं उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए बहुत मजबूती से काम कर रही है। शिक्षक लगभग सभी विद्यालयों में है और उन सबके बीच में भी जो हमारे अटल आदर्श विद्यालय हैं, हमारे जो अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं जो बड़े स्कूलों में मिला करती थी, आज हम देखते हैं कि वो हमारे सरकारी स्कूलों में भी। वहीं जहां सड़कों की बात करेंगे तो आप अभी देख रहे होंगे, मैं अगर अपने शहर की बात करूं, कलरढुंगी चौराहे का इतना बढ़िया चौड़ीकरण और उसका सौंदर्यीकरण हो। केवल हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तराखंड में भी हम जहां जाते हैं, जहां नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वहीं स्टेट हाईवे की भी संख्या बढ़ी है। और आदरणीय धामी जी तो हमेशा कहते हैं कि जैसी बरसात आती है रोड में गड्ढे बढ़ते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि 30 सितंबर तक गड्ढा मुक्त रोड हो जानी चाहिए। उसका परिणाम हम देखते होंगे कि आज बरसात हो, धूप हो, किसी भी प्रकार के मौसम में सरकारी कर्मचारी जनता की सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई देता है। जैसे आपने प्रदीप जी कहा स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। आपने कहा हमारे द्वारा जो सरकार के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज और सभी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध, लेकिन सबसे बड़ा हादसा कल सुशीला तिवारी हमने खुद देखा कि वहां पर एक मरीज गंभीर हालत में आया, उसको ब्लड चल रहा था, उसके परिजन जो है ब्लड की बोतल, ग्लूकोज की बोतल लेके एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक दिखाई दिए। वहां पर ना तो कोई नर्स थी उनके साथ, ना कोई वार्ड बॉय था, ना कोई फार्मासिस्ट था। वही लोगों का कहना था कि आज पहली बार थोड़ी यहाँ तो सुशीला तिवारी में ऐसी होता। आप कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी तरह बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप एक बात को समझिए, व्यवस्था बनाना सरकार का पक्ष है, कार्यशैली भी ठीक हो, इसके लिए मैं सभी बंधुओं से हमेशा आग्रह करता हूं। और विशेषकर सुशीला तिवारी तो हमारे गृह क्षेत्र का ही हॉस्पिटल है, लगातार हमारा भी आना जाना रहता है और मैं इसमें कहीं इसको मेरे को स्वीकार करने में गुरेज नहीं है। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, लेकिन ये अव्यवस्था किसी व्यक्ति के कार्य के लापरवाही के कारण भी होती है। तो इसमें किसकी लापरवाही है? जो वहां पर ड्यूटी पर है उसकी लापरवाही है, जो वहां पर अगर कोई जो सक्षम अधिकारी है वो इसको चेक नहीं कर रहा, उसकी लापरवाही है। आप जब भी ऐसी लापरवाहियों का उजागर करके हम लोगों तक संज्ञान लगते हैं, आदरणीय धामी जी तक, आदरणीय सरकार तक हमारा ये विषय लेके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उसके पेश कसने का काम करती है। और ये जो मानवीय आधार पर गलतियां, एक होता है अगर वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी की वहां पर सुशीला तिवारी में हार्ट का प्रदीप आप कह रहे हैं डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर वहां पे नहीं है पिछले कई सालों से। कई लोग वहां दिक्कतें होते हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनको अवगत भी कराया जाता है, उसके बाद कोई भी व्यवस्था नहीं। आप कहते हैं हमारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। आप अगर इसको तुलनात्मक देखना पड़ेगा, ठीक है, हम 5 साल से हैं और हमारे आदरणीय धामी जी 4 साल से मुख्यमंत्री हैं, हम कुल मिला के 8 साढ़े 8 वर्ष से सत्ता में है। लेकिन अगर उससे पहले का आप सुशीला तिवारी देखिए, याद करिए थोड़ा सा 2017 से पहले का सुशीला तिवारी और 2017 के बाद का सुशीला तिवारी, तो आप मैं कह सकता हूं आप खुद स्वीकार करेंगे बहुत कुछ चीजें सुशीला तिवारी में सुधार हुई है और बहुत सी चीजें आई है। जहां तक कैथ लैब का इश्यू, कैथ लैब का कोई तकनीकी कारणों से कोई इश्यू थे,
और लगातार मैं कह सकता हूं आदरणीय हमारे सांसद हों, अजय भट्ट जी हों, वो कैथ लैब के लिए प्रयासरत रहे, उसकी सफलता है। आदरणीय धामी जी हों, बिल्कुल गंभीर थे कि सुशीला तिवारी में गरीबों को हार्ट की दवाई और इलाज मिलना ही चाहिए थे। इन दोनों के जोड़ी का परिणाम है कि आज कैथ लैब सुशीला तिवारी में बनने जा रही है और निर्माण कार्य उसका बहुत तेजी से है। शीघ्र आप देखेंगे वहां पर भी हार्ट के ऑपरेशन, जो हार्ट अटैक के कारण कई बार ऐसा लगता है कि दुखद घटनाएं सुनने को मिलती है, उस गरीब आदमी के लिए भी जो आदरणीय मोदी जी ने केंद्र से सस्ते स्टैंड आदि सुविधाएं मुहैया कराई है, तो हमारे सुशीला तिवारी में भी शुरू होगी। लेकिन मैं इसके पीछे कहता हूं, देखिए आप कभी तुलना जरूर करिए। आज ठीक है हम सत्ता में, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके पीछे जब जब कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी बहुत बड़ी नेता थी, हमारी कैबिना मंत्री रही, सेकंड टू सीएम रही, नेता प्रतिपक्ष रही, हम सब लोग उनको विकास के नाम से जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने भी काफी प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी आज आप देखते होंगे कि जो सुशीला तिवारी जिस स्थिति में होना था, क्या उस स्थिति में हुआ नहीं। प्रदीप भाई, ये जनता मानती है कि सरकार के द्वारा बहुत कार्य करे। कोई भी सत्ता आती है, कोई भी पार्टी आती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती है। पिछले 10 सालों तो आपकी सरकार है ना। मैंने कहा ना तुलनात्मक, हम इन 10 सालों में, अभी हमारे 8 साल हुए हैं, 10 साल जब धामी जी को होंगे तब मैं फिर आपके पास एक बार आऊंगा और फिर बातचीत करूंगा। तो आप इस सुशीला तिवारी में कैथ लैब भी देखेंगे, इस सुशीला तिवारी का भव्य दिव्य रूप भी देखेंगे। आज न्यूरो सर्जन आया तो हमारी सरकार के समय में आया, आप भूल जाते होंगे। यानी आप ये बताइए, मेरा निवेदन है आपसे कि आप न्यूरो सर्जन कौन लेके आया? पर हम लेके आए जो गरीब कमजोर एक्सीडेंट होते थे, चोट लगती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल होता था, दिक्कत होती थी, परेशानियां होती थी, आज सीधे सुशीला तिवारी आता है, लोग इलाज कराते हैं। इसी प्रकार के कैथ लैब की कुछ तकनीकी समस्या थी, मैंने बताया आपको, उसके आने में, उसकी परमिशन में, वो सब दूर करी है। और दूर होने के बाद आज मैंने कहा ना, हमारे सांसद जी और हमारे मुख्यमंत्री जी मिलकर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार उसका निरीक्षण कर कैथ लैब जैसे जल्दी तैयार हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब जहां तक स्वास्थ्य का विषय, स्वास्थ्य तो प्राथमिकता है, स्वास्थ्य और शिक्षा। मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं, और मैं हमेशा भी निवेदन करते रहा हूं जनता से भी, और जो समस्त स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी निवेदन करता हूं। क्योंकि देखिए, जब पेशेंट आता है तो आपके भरोसा आता है, अस्पताल के भरोसा आता है, उसको उतनी गंभीरता के साथ, उतने प्रेम के साथ, उतना कर्तव्य निष्ठा के साथ जितना अटेंड करना चाहिए, हो सकता है जो आपने घटनाक्रम का दिखा उतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने उसको पेशेंट को अटेंड नहीं किया, जिसका परिणाम है कि ऐसी घटनाएं आती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी जब घटनाएं आती है तो मन भी, हृदय भी विचलित होता है और समाज में भी इसका अच्छा मैसेज जाता है। मैं निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि भाई ऐसी घटना आती है तो, और ये किसी व्यक्तियों के कारण, वहाँ स्टाफ है, वहाँ पर वार्ड बॉयज हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, वहां पर अन्य प्रकार का स्टाफ है, तो कौन वहां पर ड्यूटी में था और क्यों नहीं उनको सुविधा प्रदान की। लेकिन आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे जो सरकार ने बनाने का काम, तो आज आप सुशीला तिवारी का विकास देख रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल कितनी बड़ी यूनिट बनी है, टीबी एंड चेस्ट का आप इतना बड़ा भव्य हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिससे कितना बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, आप कल्पना करिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल एचएन विद्यालय के बगल में, चेस्ट, टीबी एंड चेस्ट का कल्पना से बाहर था। कहा 4 कमरे 6 कमरों के हॉस्पिटल बनते थे। आज ये सरकार की विजन है, सरकार की सोच है, आदरणीय मोदी जी की सोच है, आदरणीय धामी जी की सोच है, आदरणीय सांसद जी की सोच है, स्वास्थ्य मंत्री जी की सोच है कि हम एक अच्छे वातावरण में सभी रोगियों का इलाज करें। आप कैंसर यूनिट को देखिए, कितनी बड़ी कैंसर यूनिट बन गई। अगर आप देखेंगे, इसी के बगल में आप देखेंगे तो आपका सुशीला तिवारी में, मैंने कहा ना, आप तुलना करिए। इधर सरकार आने के बाद क्या हुआ, पहले क्या था, आप याद करिए, आप तो बहुत पुराने यही हैं, यहीं के निवासी हैं, तो आप कल्पना करिए। इसके अलावा गोरापड़ाव में कितना बड़ा 100 बेडों का हॉस्पिटल। तो यानी आप देखेंगे स्वास्थ्य के लिए तो सरकार, प्रदीप जी, मैंने पहले ही कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी को कार्य को नहीं नकारना चाहिए, वो कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। आपने हॉस्पिटल अभी कहा, टीबी की बात करी, बहुत अच्छी बात है कि टीबी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल बनना जिसमें सारी मशीनें, लेकिन कर्मचारी नहीं है। मैंने कहा ना, कर्मचारी नहीं है, जब नियुक्ति नहीं हो तो उस हॉस्पिटल का होगा क्या? अभी देखिए, 1 या 1.5 माह पहले सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में भर्ती करे गए हैं, जिनका नियुक्ति पत्र सरकार ने दिया है। अभी इस बीच भी कुछ सरकारी कर्मचारी सुशीला तिवारी में आए हैं, लगभग उनकी संख्या 70 से 100 के बीच है। मैंने कहा ना कि ये जो जर्जर व्यवस्था थी, जो कांग्रेस की सरकारें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जिसे कहते हैं जख्मी उत्तराखंड देके गए,
उसके घाव भरने में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय धामी जी की धाकड़ मॉनिटरिंग है। सांसद जी लगातार आप देखते हैं प्रवास में रहते हैं, और आपने देखा, आप बताइए, आपने उससे पहले के कांग्रेस के सांसद का भी 10 साल काल रहा, और आप बताइए कि आपने कौन से अस्पताल में उनके सांसदों को देखा होगा, कौन सी सड़क पे घूमते हुए देखा होगा। आज आप देखो हमारा सांसद भी घूमते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे होंगे कांग्रेस सरकार में, आप बताइए आपको कितने इंटरव्यू करे आपने सुशीला तिवारी हॉस्पिटलों को लेकर। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उसमें बात है धाकड़ धामी जी की तो बात ही क्या कहने, लगातार वो तो मैं सोचता हूँ हर हफ्ता ऐसा नहीं जाता होगा जब यहाँ की चिंता नहीं करते होंगे और इस पूरे स्वास्थ्य की संबंधी चिंता नहीं करते होंगे। तो मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ, ठीक है अभी हमने काफी कुछ ठीक करा, हमने 100% ठीक कर दिया, हम ये बात नहीं कहते, लेकिन जो मात्र थोड़ा सा चीजें हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से दिक्कत हो रही है, हम बड़ी बारीकी से हमारा पूरा जो तंत्र है उस पर नजर रख रहा है, और उसको केवल बोलने पर विश्वास नहीं रख रहा, उस कमी को दूर करने पर विश्वास रखा है। मैंने कहा ना, अभी लगभग 70 से 100 कर्मचारी सुशीला तिवारी में आए हैं, सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्तियां पूरे प्रदेश में हुई हैं। तो ये उसी के हमारे आगे बढ़ते हुए कदम है, जहां हम उपकरण देंगे, जहां अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, वहां हम लोगों को रोजगार के साथ स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ने वाले। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप आश्वासन देते हैं कि स्वास्थ्य होता है। आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा के आप देख रहे पहाड़ों के स्कूल की क्या स्थिति है, वहाँ टीचर नहीं है, एक विद्यालय है, पूरा विद्यालय एक ही टीचर है, बच्चे स्कूलों में नहीं है। मुझे एक नेता, एक मंत्री, एक अधिकारी बताइए जिसके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हों। देखिए, जहां तक आपने एक विषय कहा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, मैं इस बात को, आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं आप दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं, बल्कि मैं तो कहीं जगह देखता हूं बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है। आप मुझे अगर ऐसा कोई विद्यालय है जहां पर कोई टीचर कम है तो आप निश्चित तौर पे बताइएगा। मैं अपने आदरणीय मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय अपने नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि भाई वहां शीघ्र सरकारी स्कूल में शिक्षक दिया जाए। मेरे को नहीं लगता, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं ज्यादा है। ये शिकायत तो कई बार गांव वाले हमें कहते हैं साहब 3 टीचर हैं और बच्चे तो पढ़ ही रह गए स्कूल तो में। क्या रीजन है बच्चे वहां नहीं पहुंचते? प्राइवेट एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता, भले चाहे पूरे दिन मेहनत करके। क्या किसी नेता या किसी अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? आप कह रहे शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था है ये किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती कि आपने कहां पढ़ना है। ये अपने स्वनिज के विचार से, अपने विवेक से और अपने एफर्ट के अनुसार करी जाती है। आप अगर पूरे प्रदेश के कह लीजिए, जिले में कह लीजिए, इतने सारे स्कूल हैं, हम लोग अलग अलग स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, बाकी मैंने सरकारी और प्राइवेट स्कूल मैंने कहा ना, ये तो अपना मैंने ये नहीं कहा कि किस स्कूल, मैंने कहा सरकारी में कितने अधिकारियों और कितने नेताओं के बच्चे हैं, कितने मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं। ये अपना निजी विवेक है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपके बच्चे को। तो आप मानते हैं कि आपकी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से फेल है? नहीं, फिर आप उसको फेल करें। क्वालिफाइड टीचर हैं, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लगातार बच्चे अच्छे रिजल्ट ही करें। अब आप मेरे को बताइए, मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा फलाने स्कूल में पढ़े और आप चाहते हैं वाले स्कूल में पढ़े, आप मेरी इच्छा से करेंगे कि आप स्वेच्छा से करेंगे? नहीं, अगर सुविधाएं वहाँ पब्लिक स्कूल जैसी मिलेंगी, टीचर वहाँ पब्लिक, तो हर कोई विद्यालय का क्यों 45,000 या 4500 या 4,000 20,000 पब्लिक स्कूलों में देगा? मैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुविधाएं हैं ना। वहां आपको ड्रेस सरकार देती है, किताबें सरकार देती है, भोजन भी दिन का छोटे बच्चों को सरकार देती है, टीचर क्वालिफाइड हैं, सब कंपलसरी जो मिनिमम एजुकेशंस होती हैं वो सब स्कूलों में हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, शिक्षा का स्व अधिकार है, आप अपने बच्चे को हॉस्टल डालते हैं, हल्द्वानी के स्कूल में रखते हैं या सरकारी स्कूल डालते हैं, मैं आपको इसमें कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता हूं या आप मेरे ऊपर कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? ये प्रश्न ऐसा है। आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूं, हमें और अच्छा प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास कर सकते हैं कि और अच्छा प्रयास करना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों के उनको बच्चे आए, हमारा इतना अट्रैक्शन सरकारी स्कूलों के प्रति बनाना चाहिए। लेकिन मैं फिर क्या कहता हूं, आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ता होगा, मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, हम दोनों एक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप कहेंगे आपका स्कूल अच्छा है, मैं कहूंगा मेरे बच्चे का स्कूल अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है, कई चीजें हम अपने सुविधा के कारण भी और अपने मन को बच्चे की पढ़ाई कैसी हो इसके कारण भी वो स्कूलों में दाखिले कराते हैं। और सरकारी स्कूलों का एक
अपना सिलेबस है, अपना पैटर्न है। और नहीं, एनसीईआरटी तो पूरे प्रदेश में एक ही, सरकारी हो चाहे प्राइवेट में लगा। आपने कहा सिलेबस अलग है। नहीं, मैंने सिलेबस नहीं कहा, एक अपना सिलेबस है, एक अपना सिलेबस है, एक अपनी एक्टिविटी। कई बार मैं आजकल को देखना है पेरेंट्स स्पोर्ट्स की रुचि को देखते हुए भी बच्चों का स्कूल बदल ले, बच्चे की रुचि देखते हुए बच्चों का स्कूल बदल ले। बच्चा इस स्कूल में किस चीज में बढ़िया है, इस हिसाब से भी बढ़ चल रहा है। आप देख चुके हैं कई स्कूलों की फुटबॉल की टीम अच्छी होती है, जो बच्चे को फुटबॉल का शौक होता है वो कहता मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगा। ऐसे में मैं क्या करूं, मैंने ये तो स्वीकार करा ना कि हमें और अधिक गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा स्कूल, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक बराबर खड़े हों। लोगों को लगे कि मैं इसमें पढ़ाता हूं तो भी एक बात है, इसमें पढ़ाता हूं तभी एक बात। लेकिन इसके बाद आप देखते होंगे कि शिक्षा व्यवस्था में, आजकल की शिक्षा व्यवस्था में जो प्रोफेशनल्स का भी एक रोल हो गया है। प्रोफेशनल्स मींस सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में को एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अन्य प्रकार के क्रियाकलाप भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी स्कूलों में उस प्रकार की एक्टिविटी अभी नहीं होती है। तो इसमें फेल होती सरकार दिखाई पड़ रही ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्टिविटी नहीं है, तो वो सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही? कौन सी एक्टिविटी मैंने कहा? एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी। तो वहां भी तो टीचर है, तो यहाँ टीचर क्यों नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं, क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का एक सिलेबस है, हर स्कूल को चलाने वाले, हल्द्वानी में अगर 50 स्कूल हैं, 50 लोग अपने अपने प्रकार से अपना स्कूल चला रहे हैं। जो बाध्यताएं, नियमों को फॉलो करने की वो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन चलाने का माध्यम, अन्य कार्यक्रमों का माध्यम वो अपना अलग अलग होता है। अब आप कल को कहेंगे जी अब गर्मियों में समर कैंप लगता है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूल में क्यों लगता है? इसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। हर स्कूल भी नहीं लगाता, इसका भी कोई जवाब नहीं। कुछ स्कूल लगाते हैं, उनका जवाब है। कई लोग अपने बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। भाई फुटबॉल ट्रेनिंग करवा रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले अपने बच्चों के, अगर अच्छा फुटबॉल खेल रहा है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए वो अलग से उसमें एफर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई सिलेबस में तो नहीं आता कि उस बच्चे के लिए आप एक्स्ट्रा अच्छा फुटबॉलर है तो उसको अच्छा फुटबॉल बनाने के लिए स्कूल वाला काम कर, लेकिन कर रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे स्कूल वालों को। तो मेरा कहने का कारण, कई कारण है जो हमारी सरकारी स्कूलों में संख्या कम हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप ये बात मान के चलिए कि हमें और अधिक अपनी गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा। प्रदीप भाई, आजकल एक बड़ा चर्चाओं में चल रहा है कि रसके नाला, देवखड़ी नाला पे जो लोग थे उनको नोटिस दिए। कांग्रेस का ये आरोप था कि कांग्रेस का घर था, जबरन उनको यहाँ पर सताया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, किसी का भी घर ना टूटे, मेरा स्पष्ट मत है, इसमें नो डाउट। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर रहा हूं, किसी का भी घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी दूर होनी चाहिए। इसके बीच का रास्ता हम सब लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भाई लोगों के घर ना टूटे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और देवखड़ी नाला और रक्सिया नाले से जो जनहानि भी होती है, धन हानि भी होती है, जो खराब हालात बन रहे हैं वो भी ना हो। अब उसके बीच का तालमेल निकालने का काम हमने प्रशासन को कहा है कि लोगों को हम कैसे राहत देते हुए सब कामों को निपटाएं, उसको आप करिए। तो उसमें आपने देखा होगा आदरणीय धामी जी ने भी, अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत चीजों को संज्ञान में लेते हैं, तुरंत संज्ञान में लिया है। तो उसको संज्ञान में लेने के बड़ा काम उसमें हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में दिखेगा। ये कहना है कि जी ये वोट बैंक हमारा है, वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मैंने पहले दिन से कहता हूँ, ये कांग्रेस जाति, धर्म, वोट बैंक की राजनीति करती है। हम लोग का स्पष्ट मत है, जो भारत का नागरिक है उसे सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के संप्रदाय वाले व्यक्ति को पहले सा अधिकार मिलना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री कहते थे, हमने कभी नहीं कहा, कभी आदरणीय मोदी जी ने नहीं कहा, कभी आदरणीय धामी जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा उत्तराखंड है, सबके लिए समान नियम लागू होना चाहिए। इसमें गलत है क्या? आप मुझे बताइए। क्या उत्तराखंड में आपके लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, हमारी बहन के लिए अलग नियम, दूसरे के लिए अलग नियम होना चाहिए क्या? आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब लोगों के अलग अलग, लेकिन कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को संप्रदाय, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो वो इस चीजों पर बोलती रहती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम वोट बैंक के आधार पर नहीं, हम लोगों की सुविधा के आधार पर, विकास के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, जो हल्द्वानी की समस्याएं हैं, जो भी नालों की समस्या है, लोगों का घर भी नहीं जाएगा,
और ये समस्या भी दूर होगी। आपने इतनी बड़ी बात कही कि सरकार जो है सबके साथ चलती है। हल्द्वानी में जो विधायक है कांग्रेस के विधायक है सुमित हृदय जी, और जो हमारे सांसद हैं माननीय अजय भट्ट जी भारतीय, लेकिन बनभूलपुरा में कोई दौरा उनका क्यों नहीं होता? आप अभी तो खुद कहा कि सबके साथ है, सबके वहां दौरा क्यों नहीं करते? आपके सांसद जी वहां क्यों नहीं जाते? आपके जिला अध्यक्ष जी वहां क्यों नहीं दौरा करते हैं? आपके जो कार्यकारिणी प्रणाली है, जो भी सदस्य बनभूलपुरा में क्यों नहीं दौरा करते? वहां के लोगों की समस्या क्यों नहीं समझते? अरे बनभूलपुरा की समस्या को सबसे ज्यादा तो हम ही समझते हैं। हमने ही उनके, देखिए बनभूलपुरा की बहनें भी भारत हिंदुस्तान की वो बहनें हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। हमने उनके लिए नियम लागू करा। भाई बलवंतपुरा की बहनें भी तो वो 3 तलाक के कानून से मुक्ति पा रही हैं, क्या वो उनको लाभ नहीं है? क्या जो हाउस फॉर ऑल के लिए जो योजना है, तो सब घरों के लिए मोदी जी ने योजना दी, क्या उसमें बनभूलपुरा में मकान नहीं बने हैं क्या? क्या वहां पर हमारी ओर से रोडें नहीं पड़ रही है क्या? आप बताइए, वहां पर जल जीवन मिशन का पानी नहीं जा रहा है क्या? वहां सीवर लाइन नहीं है क्या? वहां विद्यालय और चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है क्या? या वहां हमने कौन सा किसी वहां के बच्चे को आप कह सकते हैं क्या जी वहां के बच्चे को तो फ्री किताब नहीं मिलती है, इधर के बच्चे को फ्री किताब मिल रही है? तो हम सारी चीजें तो पहुंचा रहे हैं भाई। मैंने दौरे की बात करी, मैंने दौरे की बात नहीं, मैं अभी आपको बताइए सुविधा की बात कर रहे हैं, है ना? हम जो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं हम भेदभाव करते हैं? मैं पहले इस बात पर आता हूं। अब दौरे करना और नहीं करने का जो अंतर है, भाई कुछ लोग खाली उनको वोट बैंक बनाए रखने के लिए दौरा करते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, उनके घरों में बैठते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है, संवाद होता है। रोज आप देखेंगे सांसद जी के वहां सैकड़ों वहां के लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, जैसे हम सब लोगों की समस्याएं दूर करते हैं उनकी करते हैं। मैंने प्रदीप जी आप बात को घुमा, मैंने क्या कहा? आप अभी यहाँ कुछ दिन पहले मतीन सिद्दीकी आए थे, साफ तौर पर मुस्लिम वोट 80% भाजपा को नहीं पड़ता है। ये पूरी पार्टी को पता है, सभी राजनीतियों को पता है कि मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि होता है, चाहे वो भाजपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस, किसी भी दल का होता है, वो जनता का नेता होता है, ना कि किसी पार्टी का। मैंने आपसे कहा कि जो सांसद जी वो सबके सांसद है, तो उनका फर्ज नहीं बनता वहां पे जाकर कैंप लगाए, उनकी समस्या को सुना? आपने कहा कि लोग उनके द्वार पे आते हैं, उनको भी तो द्वार पे जाना चाहिए। नहीं, सांसद जी को जहां प्रथम आवश्यकता है वहां जाते। मैंने कहा अगर वहां आवश्यकता लगेगी तो वहां निश्चित तौर पर जाएंगे, और आज जाते भी है। मैंने कहा ना, अब हो सकता है कि कई बार कवरेज नहीं आती हो। अब आप कहें जी जैसा विधायक करते हैं वैसा ही हम लोग भी करें, तो ये संभव नहीं है। ये उनकी राजनीति का स्टाइल हो सकता है, खाली बातें बातें बातें, बरगलाना। भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्टाइल ही नहीं है काम का। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट मत रखती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब जो लोग अविश्वास पैदा करने के लिए वहां बार बार जाते हुए दिखते हैं, आप उनसे प्रश्न करिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के विकास के लिए क्या नहीं करा? भैया यहाँ रोडें कहीं कच्ची दिख रही है क्या? यहाँ सीवर लाइन नहीं दिख रही है क्या? यहाँ पर चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं क्या? विद्यालय में टीचर नहीं है क्या? फिर आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों आरोप लगाते हैं वो वहां पर जाकर के जी फलाने भारतीय जनता पार्टी तो आपकी चिंता ही नहीं करती, मैं ही आपकी चिंता करता हूँ स्थानीय विधायक। आप उनसे भी प्रश्न करिए कभी। ये प्रश्न जो गलती करते हैं उनको छोड़कर जो अच्छा करते हैं आप लोग हम ही लोगों से करते हैं। जी जी यहाँ पार्टी आपकी, सरकार आपकी, ट्रिपल की सरकार आपकी, जनता आप ही से तो पूछेगी। नहीं, मैंने कहा पूछिए ना, उनकी गलती के भी प्रश्न, उनके प्रश्न भी आप हम लोग से पूछते हैं। मुझे कष्ट ये होता सक्सेना जी, वो जो लगातार गलती कर रहे हैं, आप कांग्रेस को कहना चाहिए, कांग्रेस के विधायक जी को कहना चाहिए। चलिए मैं आपको विधायक जी का कहना है कि हमको कार्यों को दबा दिया जाता है। मैं आपको प्रश्न देता हूं, आप मुझे बताइए, इतने दिन यहाँ व्यापारियों को आंदोलन चला, आदरणीय विधायक जी किस दिन वहां पर दिखे आप? अब मैं अगर ये कहूं कि विधायक जी तो जी शहर की ओर को नहीं आते, कि मेरा कहने का अधिकार नहीं, ये उनका विवेक है कि पहले कहां पर जाइए। आप बताइए, आपने इतने दिन कवर करा काला डूंगी चौराहे के आंदोलन को, आपको दिखे क्या कहीं पर? जो उनके घर पर गए उनसे बातचीत करी। मतलब आप मानते हैं कि विधायक का जो क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्य है, वो उसको नहीं निभा रहे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को पर आरोप नहीं लगाता हूं, मैं तो अपने कार्य करने पर विश्वास रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं, विधायक जी को ऐसा लगता है कि बनभूलपुर ज्यादा रहना चाहिए, तो बहुत खूब बनभूलपुर घूमते हैं। उन्हें ऐसा लगता है बाजार में उनको कम आवश्यकता है, तो बाजार में कम आते हैं वो, है ना? तो ये तो उनका अपना तरीका हो सकता है सोचने का, करने का है। बनभूलपुर वालों का तो आरोप है कि वो वहां दिखाई भी नहीं पड़ते। ये बनभूलपुर, अब मुझे तो वही दिखाई। अभी आपने कहा ना वहां के उनका भी विधायक जी के दौरे वहां बहुत होते हैं, आपके विधायक मंत्री और सांसदों के दौरे नहीं होते। मैं तो वही आपकी बात में कह रहा हूँ। मैंने विधायक के दौरे नहीं कहा, मैंने कहा कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक वहां पर क्षेत्र में क्यों नहीं जाता है? नहीं वहां, अरे भाई सुमित हृदय जी, उनकी आदरणीय हमारी दिवंगत बहुत वरिष्ठ नेता, हम बहुत जिनका सम्मान करते हैं, लगातार वहां पर रहती है।
आज आपने देखा होगा जी, यूपी के डीजीपी प्रकाश सिंह जी की एक रील चलती है बहुत, जो आज रेल का विकास बड़ा रेल आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टेशन का बढ़ोतरी नहीं हो रही, किसके कारण हो रहा है? आप डीजीपी प्रकाश सिंह जो यहाँ एसएसपी भी रहे, सॉरी प्रकाश सिंह नहीं, विक्रम सिंह, क्षमा चाहता हूँ, विक्रम सिंह जी की रील सब लोग हम देख रहे हैं, तो ये उनका भी आरोप है। तो आप कैसे कहते हैं कि जी वहां नहीं जाते? कुछ लोग जाते हैं लेकिन तुष्टिकरण के लिए जाते हैं, हम लोग जाते तो हम विकास को लेकर जाते हैं, हम सबको समान भाव से देखने के लिए जाते हैं, अंतर इतना है। कुछ लोग जाते हैं केवल भड़काने के लिए, कुछ लोग जाते हैं बरगलाने के लिए, कुछ लोग जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कैसा डर का वातावरण बना के उनको अपनी एक वोट बैंक बनाए रखें, इसलिए वहां जाते हैं और वो उनके ऊपर आधारित होकर राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ राजनीति करना चाहती है। अब आप बताइए हमारी इसमें क्या गलती है? कुछ लोग केवल एक जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और एक लोग हैं सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप फिर भी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं साहब, इसमें हमारा दोस्त का है? मानी सक्सेना जी, आप हमें बताइए। प्रदीप भाई, सबसे अभी चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसको लेके भाजपा कैसी एकजुटता दिखा रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है और जो चुनाव रिजल्ट आएगा किसके पक्ष में जाने का है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में, पार्षदों में भारी जनादेश आया, आदरणीय धामी जी के प्रति सबने विश्वास व्यक्त करा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करा, आदरणीय मोदी जी का जो अभिभावक भाव इस उत्तराखंड के साथ है, जो इस अभिभावक भाव से उत्तराखंड को देखते हैं, सब लोग आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। धामी जी कुशल नेतृत्व करता है, बहुत परिश्रमी है। उसके अलावा हमारे अन्य भी आप देखेंगे, क्षेत्रों के सांसद देखेंगे, लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए लगे रहते हुए दिखाई देते हैं। तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो रिजल्ट तो बम्पर आने वाला है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक आमने सामने भी नहीं है। आपने देखा को टिकट देने के लिए लोगों नहीं मिले, कांग्रेस को ढूंढते थे, टॉर्च लेकर ढूंढते, कभी किसी को पकड़ के लाके दे रहे थे, कभी किसी को पकड़ के लाके दे रहे थे। तो कांग्रेस के पास तो लोग को टिकट देने के लिए जहां भी लड़ रहे हैं वहां मात्र खाना पूर्ति करने के लिए, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए लड़ लिए। पहले तो बड़ी दम भरी थी जी, अब जाएंगे, हम बूथ बूथ जा रहे हैं और अब हम ऐसा कर रहे हैं, हम पंचायत में देख लेंगे। सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, अब पंचायत चुनाव में सामने कांग्रेस सिंबल देने में डर रही है। कांग्रेस मैं कह सकता हूँ 20% भी उन्होंने अपने प्रत्याशी पूरे प्रदेश में नहीं दिए होंगे। तो ये आप ही लोगों से हम सुनते हैं, तो मेरे पास कोई ऐसा इसका लिखित डाटा तो नहीं है, लेकिन आप ही लोग बता रहे हैं कि 20% भी इसमें टिकट पूरे प्रदेश में जितनी सीटें उसमें नहीं दिया गया। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रति, आदरणीय धामी जी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति जनता ने मन बना लिया। और आप देखते पंचायत में सारे जिलों में हमारे ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे और मैं कहता हूं 80% से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जिनको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करा है, अधिकृत करा है, वो लोग जीत के आने वाले हैं। लेकिन प्रदीप भाई, आपने कहा जीतेंगे, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा। कांग्रेस का एक आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के टाइम जो वोटिंग में गड़बड़ कर दी, जिस कारण वो बम्पर वोटों से जीतती है। अब देखिए, अभी मुंबई चुनाव हुआ, कांग्रेस हार को लगी थी, वोटर लिस्ट बढ़ गई। अब बिहार में चुनाव हुआ, वोटर लिस्ट में करेक्शन हुआ, तो वो कह रही है वोटर लिस्ट कम कर दी गई। कर्नाटक में चुनाव ईवीएम से हुआ, राहुल गांधी जी के विचारों की जीत है। मुंबई में चुनाव हुआ, बम्पर मत से भारतीय जनता पार्टी आई, ये ईवीएम की खराबी की जीत है। उत्तराखंड में बीजेपी जीतती है ईवीएम की वजह से। हिमाचल में कांग्रेस जीतती है कांग्रेस की वजह से। ये क्या है भाई, इतनी बचकानी बातें करना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर जाओ, जिन विषयों को आप एक संवैधानिक संस्था को, मेरा आरोप है कांग्रेस के ऊपर, केवल आरोपित कर केवल अपनी कमियों को छुपाकर, अपनी गलतियों को दोहरा कर अपने को रसाताल में ले जाने का कारण आप मशीन को, आयोग को, अन्य प्रकार के प्रोपगंडे कर रहे हैं। इससे भला होने वाला नहीं। आप मेहनत करिए, जमीन में जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में जाइए, जनता के दुख दर्द में शामिल होइए। आपको मौका दिया 10 साल, 2004 से 2014 तक आपने देश का तुष्टिकरण के अलावा कोई काम नहीं करा।
आपके प्रधानमंत्री ने क्या, सबको याद है। आपके गृह मंत्री क्या कहते थे, सबको याद है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक रहे, उनको भी मौका मिला, तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती है। गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शे वाले के लिए, टांगे वाले के लिए, श्रमिक के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए योजना लेकर आए। आज तभी तो लोग उनके ऊपर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मौका आपको भी था, आपने क्यों नहीं करा। उत्तराखंड में आपकी सरकार रही 12 से 17 तक, 12 से 17 तक रहने के बाद कैसे कैसे केस आपके सामने आते थे। आप भी पत्रकारिता से जुड़ रहे, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे भी रोज आंदोलन होते थे। जनता ने नकार के फेंक दिया। 17 में हमारी सरकार आई, फिर लोग ऐसा बोलते थे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने काम करा तो लोगों ने दोबारा मत दिया भाई। 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को चुना और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है ये जनता। में इतना विश्वास कर सकता, मैं भी जनता के बीच में रहता हूं, मैं विश्वास, कांग्रेस दहाई का अंक पार नहीं कर पाएगी 2027 के चुनाव में, जिस प्रकार कांग्रेस की स्थिति है। अब फिर दोस्त आपको बताइए किसको देगी, या तो आपको देगी। सारा पत्रकार जगत मोदीमय हो गया है, सारा पत्रकार जगत भी धामी जी मय हो गया है। दोस्त आपको ऊपर भी आना है आप पंकज जी, कि क्योंकि कांग्रेस का है नाच ना है आतन टेढ़ा। गोदी मीडिया के नाम से कहते हैं कि गोदी मीडिया करती है। भाई तमाम उम्र में यही गलती करते रहे, धूल हमारे मुंह में थी और आईना साफ करते रहे। अभी वो आईना साफ करे, अपने मुंह की धूल नहीं मिटा रहे, वो आईना साफ करने का काम करती है कांग्रेस। मुझे धूल मिटाने का काम ही नहीं करती, मुझे पूछ लीजिए, साफ आईने में दिखने लग जाएगा। तो मेरे को तो सबको ऊपर आरोप लगाती है। आप अभी कुछ धामी जी इतना बढ़िया काम करे, कल धामी जी धान रोक रहे हैं, मेरे को तो हंसी आती है। हरीश रावत जी कर रहे जी राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी को पता है धान और गेहूं में क्या अंतर है, धान कब लगता है और गेहूं कब लगता है। वही एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, कश्मीर में जाके कह रहे थे कि लाल मिर्ची क्यों नहीं लगाते हैं, सीधे ही ये लाल मिर्ची क्यों नहीं लगाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता था, सब दिवंगत हो जाते हैं तो कष्ट होता, उनको ये नहीं पता हरी मिर्ची बाद में लाल मिर्ची बनती है। तो वही ऐसे जो सोने के भी नहीं कह सकता, तो चांदी का सोने का चम्मच भी थोड़ा ऐसा लगता है। हीरे के चम्मच में जो पैदा हुए हैं ना, वो गरीबों के दर्द, वो जनता का दर्द नहीं समझता। उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, और वो स्क्रिप्ट भी कौन दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं जो एसी गाड़ी से एसी ऑफिस में जाते हैं, एसी ऑफिस से एसी गाड़ी में बैठकर अपने एसी घर में लौट आते हैं। तो जनता के बीच में तो नरेंद्र मोदी जी रहे, हमारे धामी जी रहे, हमारे सारे साहब संघर्ष की एक कहानी है। देखिए अमित शाह जी रहे हैं, नितिन गडकरी जी रहे, राजनाथ जी रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी रहे हैं, अजय भट्ट जी रहे हैं। जितने आप हमारे देखेंगे, बताइए ना कौन कितने बड़े घर से आया, सब सामान्य घरों से निकले। आपके जैसे हमारे जैसे सामान्य परिवारों के लोग आज मंत्री और मुख्यमंत्री बैठे। धामी जी एक सामान्य सैनिक के बेटे आज इस प्रदेश की कितनी बढ़िया बागडोर संभाल ले आप और हम देखते हैं किस तरीके से दिन रात चल रहे हैं। अभी आपको हल्द्वानी में दिखेंगे तो थोड़ी देर बाद रुद्रप्रयाग में वो कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं। इस ऊर्जा के साथ काम करना, ये नहीं कि कांग्रेस के लीडरों के साथ उस समय के शराब माफियाओं के संग बैठ के मीटिंग में पूरा समय खत्म कर दिया। इसलिए जनता ने सबक सिखाया धामी जी के नेतृत्व में और धामी जी के कुशल प्रबंधन से हम 2027 में, कह रहा हूं ना, कांग्रेस दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई। प्रदीप भाई, आप अल्मोड़ा के प्रभारी हैं। अल्मोड़ा के प्रभारी 27 को लेकर क्या रणनीति आपकी अल्मोड़ा और उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों में की जा रही है, क्योंकि आप इससे पूर्व जिला अध्यक्ष नैनीताल रह चुके हैं। देखिए अगर मैं कहूंगा ना, 6 सीटें तो हमारे नैनीताल जिले की, हम 5 सीट जीते, मैं जिला अध्यक्ष था। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बार हम 6 की 6 सीटें जीतने जा रहे हैं इस जिले की। ऐसी अल्मोड़ा में भी 6 सीटें हैं। 6 सीटों पर हमारे पास 4 हैं। अब हम वहां पर भी 6 की 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। केवल 2 सीटें जो अल्मोड़ा की हमारे पास नहीं है, एक द्वाराहाट और एक अल्मोड़ा। अभी आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा में हमारा मेयर भारी बम्पर वोटों से जीता है। यानी लोग समझ रहे हैं कि हम विधायक को थोड़े से मतों से हार गए थे, तो जो विकास अवरुद्ध हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी के मेयर के नाते अल्मोड़ा का विकास होगा। इसका परिणाम आप देखेंगे कि आने वाले समय में 6 की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से अल्मोड़ा में भी और नैनीताल जिले में भी जीत के प्रदेश की में लगभग 2/3 से अधिक सीटें जीतेगी। और मैंने कहा ना, फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की सीटें 2 अंकों में भी नहीं आएंगी, 2.5 अंक भी पार नहीं करेगी।
तो आप मानते हैं कि 2027 में पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। तो अभी जो चल रही है सरकार, इसमें विकास की बात करें, एक मुद्दा चलता है पलायन का। आपकी सरकार है पिछले कई सालों, पहाड़ों का पलायन आप देखिए, आप चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों सरकार यहाँ जब से उत्तराखंड बना है, लेकिन पलायन रोकने में दोनों ही सरकारें नाकामयाब रही। ऐसा क्यों? देखिए, पलायन दो तरीके का है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। एक, अभाव के कारण, कमियों के कारण कि भाई यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसके कारण हम यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, शहरों की ओर को आते हैं, गांव को छोड़ते हैं। एक कि मैं अपने बच्चे की उच्च शिक्षाओं के लिए और अधिक अपनी आर्थिकी को ठीक करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाके अपने कार्य को विस्तार दूं। जो पहले प्रकार का पलायन की बात करें, अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी गिरावट आ रही है। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व से, आदि केंद्र सरकार की हमारी नीतियों की वजह से अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो उसमें कमी हो रही है। लोग पलायन और तो उल्टा रिवर्स पलायन भी गांव की ओर को कर रहे हैं। कई प्रकार की योजनाएं बागेश्वर से लेकर पिथौरागढ़ तक, रुद्रप्रयाग से लेकर उत्तरकाशी तक लगातार आप देखेंगे नई प्रकार की योजनाएं, मछली पालन के माध्यम से, भेड़ पालन के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से, बकरी पालन के माध्यम से, अंगूरा, खरगोश, कृषि के नए नए नवाचार, जैविक खेती, इस प्रकार की चीजों को स्थापित करके उनकी मदद करके उसके लिए योजना लाके हमारी प्रदेश की सरकार रिवर्स पलायन को और वहां पर ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों को ऋण देकर, कोऑपरेटिव के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से ट्रेनिंग देकर हम कह रहे हैं कि जी अपने ही क्षेत्रों में रहकर युवा अपना कार्य रोजगारों को आगे बढ़ाए। इसमें सरकार ने काफी कुछ कार्य किया है, अभी काफी कुछ और करने की आवश्यकता है। आप निश्चित तौर पर देखेंगे जिस प्रकार से धामी जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। कि बहुत तेजी से हम रिवर्स पलायन की ओर को जा रहे हैं। प्रदीप भाई, फिर उम्मीद करें जो आपसे लोगों के कुछ सवाल थे जिसको आपने भी कहा कि हाँ सुधार करने की जरूरत है, तो इस संबंध में आप वार्ता करेंगे, अपने प्रतिनिधि से वार्ता करें, सुशीला तिवारी की बात करें या स्कूलों की बात करें, तो इसमें सुधार आने की उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा ना, देखो सुशीला तिवारी का जहां तक पूछा आपने, मैंने कहा मानवीय अकर्मण्यता का परिणाम भी हो सकता है, वो 1 मिनट में ठीक हो सकता है। अगर कहीं बेड नहीं है, कहीं मैं कहता हूँ ग्लूकोज नहीं है, कहीं दवाएं नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप हमें बताइए, हम तुरंत करेंगे। अब कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है, वो इधर उधर चले गया या उसने लापरवाही कर दी, तो ये मानवीय भूलों में आता है। उसको जितना स्तर का उसको डांट डपट करके ठीक करा जा सकता है, या जो भी सरकारी सिस्टम्स में इन सब चीजों को ठीक करने के लिए उनका अपना नियम कानून है, उसके आधार पर ठीक करा जा सकता है। विद्यालय, आपने कहा है, विद्यालयों को और अच्छा उच्चीकरण और उनको और सुदृढ़ीकरण करने का काम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी कौन बच्चा, किसका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ेगा, तो ये आपके और मेरे या किसी के भी बच की बात नहीं होती। कि हम कहेंगे हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करेंगे और हमारे विद्यालय अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मेरा कहने की बात है, अब किसका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ेगा ना तो आप तय कर पाएंगे, ना मैं तय कर पाऊंगा, और उसके अभिभावक के अलावा वो शायद कोई और भी नहीं तय कर सकता है। विद्यालयों को भी आगे बढ़ाने का काम शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय धामी जी हो, हमारे शिक्षा मंत्री जी हो, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभी मैंने कहा ही ना, बहुत ज्यादा हमने लगातार हर जिले में लगभग एक मेडिकल कॉलेजों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उससे भी धीरे धीरे इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आने में, आप देखिए ना, एम्स सैटेलाइट एम्स किच्छा में खुलने जा रहा है। अब लगता है आज 1 साल लगा, 2 साल, लेकिन जिस दिन खुल जाएगा तो हजारों पेशेंट्स वहां पर राहत पाएंगे। ऋषिकेश एम्स में लाखों पेशेंट साल भर के राहत पा रहे हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद से आदरणीय धामी जी लगातार कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर आपसे कहता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके यह सरकार स्थायी सरकार है, और ये सरकार अभी 25 साल तक कहीं उत्तराखंड की सेवा करने वाली सरकार बनेगी। और जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, यह प्रदेश कांग्रेस मुक्त प्रदेश होगा, और आप और हम अपनी आंखों से इन सब चीजों को देखेंगे।
तो ये थे हमारे साथ प्रदीप बिष्टी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा ये 25 साल तक सरकार उत्तराखंड में रहेगी और नया उत्तराखंड का जो आगाज होगा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी सुविधाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करेंगे और स्थानीय लोगों से भी वार्ता करेंगे और जल्दी ही उत्तराखंड की सभी सुविधाओं को दुरुस्त कराएंगे। अगले हफ्ते किसी न किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। नमस्कार।